नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज एक मजेदार काम करते हैं। मान लेते हैं कि हमें और आपको आज एक नया सोशल नेटवर्क बनाना है। सबसे पहली चुनौती क्या होगी? लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें दिखाने के लिए एक न्यूज़ फीड बनाना, फेसबुक या ट्विटर जैसा कुछ। आज हम इसी की इंजीनियरिंग यात्रा पर चलेंगे। और हमारे पास इसके लिए ब्लूप्रिंट्स भी हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो है सिस्टम को बनाने का पूरा तकनीकी दस्तावेज, और दूसरा जो मुझे काफी दिलचस्प लगा वो है इस विषय पर एक शैक्षिक वीडियो बनाने की पूरी सामग्री। मतलब स्क्रिप्ट से लेके थंबनेल तक सब कुछ। हाँ, तो हमें सिर्फ क्या और कैसे ही नहीं, बल्कि ये भी पता चलेगा कि इस जटिल विषय को आसान भाषा में समझाया कैसे जाता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना कि ये सिस्टम लाखों लोगों को पलक झपकते ही ताज़ा कंटेंट कैसे दिखाते हैं। फेसबुक की अपनी परिभाषा के अनुसार न्यूज़ फीड आपके होम पेज पर कहानियों की लगातार अपडेट होने वाली सूची है। लगातार अपडेट होने वाले, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। ये सिर्फ कहानियां दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर दिखाने के बारे में है। तो हम आज दो मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। जब कोई यूजर कुछ पोस्ट करता है, जिसे हम फीड पब्लिशिंग कहेंगे, और दूसरा, और जब कोई अपनी फीड देखने के लिए ऐप खोलता है, उसे न्यूज़ फीड बिल्डिंग कहते हैं। और इसका स्केल वो तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। स्रोतों के अनुसार एक बेसिक सिस्टम को भी कम से कम 1 करोड़ रोजाना एक्टिव यूजर्स और हर यूजर के लिए सोचिए 5000 दोस्तों को संभालने की क्षमता रखनी चाहिए। 5000 दोस्त, ठीक है। तो हमने अपना सोशल नेटवर्क बना लिया और मैंने अपना पहला पोस्ट डाला, हेलो दुनिया। जैसे ही मैं पोस्ट बटन दबाता हूं, पर्दे के पीछे क्या होता है? मैंने एक सोर्स में एक डायग्राम देखा था, वो इसी फ्लो को दिखा रहा था। यूजर से लोड बैलेंसर, फिर वेब सर्वर। हाँ, ऊपर से देखने पर ये सीधा लगता है, लेकिन इसकी गहराई में काफी कुछ चल रहा होता है। ये प्रोसेस 2 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है फीड पब्लिशिंग, यानी मेरा हेलो दुनिया पोस्ट। बिल्कुल। आपकी रिक्वेस्ट एक लोड बैलेंसर के पास जाती है, जो एक गेटकीपर की तरह है। वो ट्रैफिक को मैनेज करता है। हाँ, वो देखता है कि कौन सा वेब सर्वर खाली है और आपकी रिक्वेस्ट उसे भेज देता है। इसके बाद 3 मुख्य सर्विसेज अपना काम शुरू करती हैं। ओके, वो कौन सी 3 सर्विसेज हैं? पहली है पोस्ट सर्विस। इसका काम सीधा सा है, आपके पोस्ट को लेना और उसे एक बड़े से डेटाबेस में सहेज कर रखना। और कैश में भी, ताकि जल्दी मिल सके। हाँ, साथ ही उसके कॉपी कैश में भी डाल देना। दूसरी सर्विस है फैन आउट सर्विस, और सच कहूं तो यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। फैन आउट सर्विस। इसका काम है आपके उस एक पोस्ट को आपके सभी दोस्तों तक पहुंचाना। अच्छा। और तीसरी है नोटिफिकेशन सर्विस। ये आपके दोस्तों को बताती है, अरे आपके दोस्त ने कुछ नया पोस्ट किया है, शायद एक पुश नोटिफिकेशन के जरिए। समझ गया। तो ये तो हुआ पोस्ट करने का हिस्सा। अब जब मेरा कोई दोस्त अपना ऐप खोलता है, तो उसे मेरा हेलो दुनिया पोस्ट कैसे दिखता है? उसे न्यूज़ फीड रिट्रीवल कहते हैं। जब आपका दोस्त अपना ऐप खोलता है या पेज रिफ्रेश करता है, तो एक नई रिक्वेस्ट जाती है। वही रास्ता लोड बैलेंसर और वेब सर्वर से होते हुए। हाँ, लेकिन यहाँ एक चालाकी है। ये रिक्वेस्ट न्यूज़ फीड सर्विस तक पहुँचती है, जो हर बार भारी भरकम डेटाबेस के पास नहीं जाती। तो कहाँ जाती है? इसके बजाय ये सीधे न्यूज़ फीड कैश के पास जाती है, जो एक सुपरफास्ट मेमोरी है, और वहाँ से सिर्फ पोस्ट आईडी की एक लिस्ट उठा लेती है। सिर्फ आईडी, पूरी पोस्ट नहीं? नहीं, सिर्फ आईडी। ये पूरी प्रक्रिया रफ्तार के लिए ही बनाई गई है। यहीं पर एक दिलचस्प बात है। हमारे एक स्रोत, जो वीडियो स्क्रिप्ट है, में राइट फैन आउट को तेजी से पढ़ने का रहस्य बताया गया है। वाह, अब हम इस सिस्टम के असली इंजन रूम में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सवाल सीधा इस सिस्टम की बुनियाद पर चोट करता है। फैन आउट का मतलब है एक पोस्ट को सभी दोस्तों तक फैलाना। इसके 2 मुख्य मॉडल हैं। पहला है फैन आउट ऑन राइट, या जिसे पुश मॉडल भी कहते हैं। पुश मॉडल। जब आप हेलो दुनिया पोस्ट करते हैं, तो सिस्टम तुरंत उस पोस्ट को आपके हर एक दोस्त की फीड कैश में पुश कर देता है, यानी पहले से ही डाल देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब मेरा दोस्त ऐप खोलेगा, तो उसकी फीड पहले से ही तैयार है, इंतजार कर रही है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। फीड लगभग तुरंत लोड होती है, क्योंकि मेहनत पहले ही की जा चुकी है। लेकिन सोचिए, अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं और आपके मान लीजिए 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, ओहो, तब क्या होगा? तब तो
सिस्टम को एक ही पोस्ट की 10 करोड़ कॉपी बनाकर हर किसी की फीड में भेजनी पड़ेगी। इसमें तो बहुत ज्यादा समय और सिस्टम की ताकत लगेगी। आपने सही पकड़ा। इसे ही हॉटकी प्रॉब्लम कहते हैं। हॉट की प्रॉब्लम। इसे ऐसे सोचिए कि एक सुपरमार्केट में 100 कैश काउंटर हैं, लेकिन 99% ग्राहक सिर्फ एक ही काउंटर पर लाइन में लगे हैं क्योंकि वहां कोई सेलिब्रिटी बैठा है। समझ गया। बाकी 99 काउंटर खाली हैं, लेकिन पूरा सिस्टम उस एक काउंटर की वजह से जाम हो गया है। बिल्कुल। एक सेलिब्रिटी का पोस्ट पूरे सिस्टम को धीमा कर सकता है। तो इसका दूसरा विकल्प क्या है? ये पुल मॉडल क्या भला है? दूसरा मॉडल है फैन आउट ऑन रीड या पुल मॉडल। इसमें जब कोई यूजर अपनी फीड देखने के लिए ऐप खोलता है, तब सिस्टम उसके सभी दोस्तों के प्रोफाइल में जाकर हाल के पोस्ट्स को पुल करता है, यानी खींच कर लाता है। और उसी समय उसकी फीड बनाता है। हाँ, तो इसका मतलब फेसबुक को या तो धीमी फीड, जो कि पुल मॉडल है, या फिर सेलिब्रिटी के पोस्ट पर क्रैश होने, यानी पुश मॉडल में से एक को चुनना पड़ता होगा। ये तो दोनों ही बुरे विकल्प लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक शानदार सवाल है और यही वो दुविधा है जिसे सिस्टम डिजाइनर रोज हल करते हैं। अगर सिर्फ इन दो विकल्पों को देखें तो हाँ, ये एक मुश्किल चुनाव है। पुल मॉडल सेलिब्रिटी को तो संभाल लेगा, लेकिन आम यूजर के लिए फीड लोड होने में ज्यादा समय लगेगा, जो एक खराब अनुभव है। तो असल दुनिया में इसका समाधान क्या है? वीडियो स्क्रिप्ट में सेलिब्रिटी प्रॉब्लम का जिक्र है। जब 10 करोड़ फॉलोअर्स वाला कोई व्यक्ति पोस्ट करता है तो सिस्टम कैसे बचता है? समाधान है एक हाइब्रिड नजरिया। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिश्रण? हाँ, जिसमें दोनों दुनियाओं की अच्छाइयों को मिलाया जाता है। तो असर में वे कोई एक सही तरीका नहीं चुन रहे हैं, वे मान रहे हैं कि उनके यूजर्स दो तरह के हैं, आम लोग और सेलिब्रिटी। बिल्कुल। और उन्होंने दोनों के लिए अलग-अलग सिस्टम बनाए हैं जो एक साथ काम करते हैं। ये तो एक ही समस्या के लिए दो समाधान बनाने जैसा है। एक तरह से, हाँ। ज्यादातर आम यूजर्स के लिए, जिनके दोस्तों की संख्या सीमित होती है, पुश मॉडल का इस्तेमाल होता है, ताकि उनकी फीड तेजी से लोड हो। हाँ, क्योंकि वो पहले से तैयार रहती है। लेकिन सेलिब्रिटी और बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स के लिए पुल मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो जब उनके फॉलोअर्स अपनी फीड देखते हैं तो उनका सिस्टम खास तौर पर उन सेलिब्रिटी अकाउंट से पोस्ट पुल करता है। ये संतुलन सिस्टम को कुशल और तेज दोनों बनाए रखता है। क्या बात है। जी। ठीक है, तो हाइब्रिड मॉडल से हमने ये तो तय कर लिया कि सही पोस्ट के लिए सही लोगों तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन सिर्फ आईडी की लिस्ट से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, लोगों को असल में फोटो, वीडियो और टेक्स्ट भी तो दिखाना है, और अगर हर बार वो डेटाबेस से आएगा तो बहुत देर लगेगी। मुझे लगता है यहीं पर कैशिंग की भूमिका आती होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर कैशिंग एक जादू की तरह काम करता है। सिस्टम हर बार हर चीज के लिए मुख्य डेटाबेस के पास नहीं जा सकता, वो बहुत धीमा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ 2 स्टेप कैशिंग का इस्तेमाल होता है। पहला कदम, जब आपका दोस्त अपनी फीड के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो सिस्टम न्यूज़ फीड कैश से सिर्फ और सिर्फ पोस्ट आईडी की एक लिस्ट लेता है। जैसे कि रेडिस से। हाँ, जैसे कि रेडिस से। मान लीजिए लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लिस्ट बहुत हल्की होती है और पलक झपकते ही मिल जाती है। वाह, तो वे पूरी की पूरी पोस्ट कैश में नहीं रखते, सिर्फ उसका पता यानी आईडी रखते हैं। ये तो ऐसा है जैसे पूरी किताब कैश करने के बजाय सिर्फ लाइब्रेरी का इंडेक्स कार्ड कैश कर लिया। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन फिर असली कंटेंट कहाँ से आता है? यहीं पर दूसरा कदम आता है जिसे हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन? हाँ, अब ऐप के पास पोस्ट आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की लिस्ट है। ऐप इन आईडीज को लेकर पोस्ट कैश और यूजर कैश के पास जाता है। पोस्ट कैश से पोस्ट 1 2 3 का टेक्स्ट और इमेज मिलती है। यूजर कैश से उस पोस्ट को करने वाले का नाम और प्रोफाइल फोटो मिलती है। और फिर इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी पोस्ट दिखाई जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और मुश्किल नहीं होगी। अब आपको 2 अलग-अलग जगहों से डेटा लाना पड़ रहा है। क्या इससे प्रोसेस और जटिल नहीं हो जाता? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, ये प्रोसेस को थोड़ा जटिल बनाता है, लेकिन इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं। सोचिए, एक ही पोस्ट हजारों लोगों की फीड में हो सकती है। हाँ। अगर हम हर यूजर की फीड कैश में पूरी पोस्ट कॉपी करके रखते तो कितनी मेमोरी बर्बाद होती। बहुत ज्यादा। इस तरीके से पोस्ट का कंटेंट एक ही जगह कंटेंट कैश में रहता है और हम सिर्फ उसकी आईडी को अलग-अलग यूजर्स की फीड लिस्ट में रखते हैं। ये मेमोरी बचाने और सिस्टम को बहुत तेज रखने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। और आर्किटेक्चर दस्तावेज में तो कैश को 5 परतों में बांटा गया है। 5 परतें? मुझे तो लगता था कि कैशिंग बस एक ही जगह डेटा रखने जैसा होता है। नहीं, बड़े सिस्टम में ऐसा ही होता है। न्यूज़ फीड कैश सिर्फ पोस्ट आईडी के लिए, कंटेंट कैश
असली पोस्ट डेटा के लिए। और सोशल ग्राफ कैश, ये याद रखने के लिए कि कौन किसका दोस्त है। एक्शन कैश, लाइक और कमेंट्स के लिए। और काउंटर्स कैश, लाइक और शेयर की गिनती रखने के लिए। हर काम के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट कैश। हाँ, ताकि सब कुछ तेजी से हो। ठीक है, अब हमारे सोशल नेटवर्क का बेसिक डिजाइन तैयार है, ये काम कर रहा है, लेकिन अब ये लोकप्रिय हो गया है और लाखों लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे इतने बड़े पैमाने पर कैसे चलाया जाए कि ये क्रैश ना हो? स्रोतों में शार्डिंग और ऑटो स्केलिंग जैसे शब्द बार बार आते हैं। जब हम लाखों करोड़ों यूजर्स की बात करते हैं तो सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी हो जाता है। यहीं पर शार्डिंग काम आती है। मतलब एक बड़े डेटाबेस को तोड़ना। हाँ, आप एक ही बहुत बड़े डेटाबेस पर सब कुछ नहीं रख सकते, वो जवाब देना बंद कर देगा। तो आप डेटाबेस को छोटे, संभालने लायक टुकड़ों में बांट देते हैं, जिन्हें शार्ड कहते हैं। जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन। बिल्कुल, जैसे आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की सारी किताबों को एक ही शेल्फ पर रखने की बजाय उन्हें विषय के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में बांट दे। और ये बंटवारा किस आधार पर होता है? यूजर्स के हिसाब से या पोस्ट के हिसाब से? दोनों ही रणनीतियां हैं, लेकिन यूजर बेस्ड शार्डिंग ज्यादा इस्तेमाल होती है। उसमें क्या होता है? उसमें यूजर्स को अलग अलग सर्वर पर बांट दिया जाता है। जैसे A से M नाम वाले यूजर्स एक सर्वर पर और N से Z वाले दूसरे पर। इसका फायदा? फायदा ये है कि एक यूजर का सारा डेटा एक ही जगह मिलने की संभावना होती है, जिससे उसकी टाइमलाइन दिखाना तेज हो जाता है। और अगर कोई हिस्सा, मान लीजिए कोई एक सर्वर काम करना बंद कर दे, तो क्या पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा? ऐसा होने से बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। घर के बिजली के सर्किट ब्रेकर जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर कोई एक सर्विस फेल होती है या बहुत धीमी हो जाती है, तो सर्किट ब्रेकर उसे बाकी सिस्टम से अलग कर देता है। मतलब उस पर और रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देता है। हाँ, और ट्रैफिक को स्वस्थ सर्वरों की ओर मोड़ देता है। इससे एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को नीचे नहीं ला पाती। शानदार एनालॉजी है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कब कोई समस्या आ रही है या कब हमें और सर्वर जोड़ने की जरूरत है? इसके लिए लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। वीडियो स्क्रिप्ट में प्रोमेथियस जैसे टूल का जिक्र है। ये क्या करते हैं? ये उपकरण सिस्टम की नब्ज पर हाथ रखे रहते हैं। वे लगातार जांचते हैं एक रिक्वेस्ट को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, कितनी त्रुटियां आ रही हैं। और अगर ट्रैफिक बढ़ता है? तो यही निगरानी प्रणाली ऑटो स्केलिंग को चालू कर सकती है। ये एक थर्मोस्टैट की तरह है जो जरूरत पड़ने पर अपने आप नए सर्वर चालू कर देता है, और जब ट्रैफिक कम होता है तो उन्हें बंद भी कर देता है। हाँ, ताकि पैसे बचे। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद सार क्या निकलता है? ये साफ है कि एक आकर्षक और स्केलेबल न्यूज़ फीड बनाना सिर्फ कोड लिखने से कहीं ज्यादा है। ये लगातार मुश्किल चुनाव करने और संतुलन साधने के बारे में है। जैसे तेज पढ़ने के लिए पुश मॉडल चुनें या सेलिब्रिटी के लिए पुल मॉडल। हाँ, डेटा को कैसे कैश करें ताकि वो तेज भी रहे और मेमोरी भी बचे। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प इंजीनियरिंग पहेली है। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। हमने अभी एक ऐसे सिस्टम के आर्किटेक्चर पर चर्चा की है जो जानकारी को बहुत कुशलता से वितरित करता है। हमने डिलीवरी ट्रक और सड़कों का एक शानदार नेटवर्क बना लिया है। बिल्कुल, लेकिन हमारे स्रोतों में सामग्री रैंकिंग एल्गोरिदम और निजीकरण का भी जिक्र है। अच्छा। इंजीनियरिंग सिस्टम को संभव बनाती है, लेकिन एल्गोरिदम ये तय करता है कि उस ट्रक में क्या सामान जाएगा और कौन सा पैकेट किस घर पर डिलीवर होगा। तो असली चुनौती सिर्फ एक तेज फीड बनाने में नहीं है, बल्कि एक ऐसी फीड बनाने में है जो हर एक यूजर के लिए प्रासंगिक, दिलचस्प और आकर्षक हो। और ये इंजीनियरिंग से आगे की दुनिया है जो अपने आप में एक पूरी तरह से अलग और उतनी ही आकर्षक कहानी है।